हेलो व्यूअर्स। 10 जून को फेडरल गवर्नमेंट का आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट प्रेजेंट किया गया। आज की वीडियो में हम आपको फेडरल बजट 2025-26 के बारे में डिटेल से बताएंगे। पहली बात तो है कि बजट होता क्या है। बजट में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट बताती है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में वो कितना स्पेंड करेगी, और दूसरा इस स्पेंडिंग के लिए रिसोर्सेस कहां से आएंगे। बजट बेसिकली गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी का एक हिस्सा होता है, और फिस्कल पॉलिसी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स अवेलेबल टू द गवर्नमेंट, जिसके जरिए से गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन और सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर को प्रमोट कर सकती है थ्रू स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। इसके अलावा बजट कुछ खास सेक्टर्स या कुछ खास एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए या उन्हें डिस्करेज करने के लिए, उनकी ग्रोथ को स्लो डाउन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ को भी इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट के पास देखें लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज को वो एलोकेट करती है। तो इससे ये भी पता चलता है कि गवर्नमेंट जिस सेक्टर को ज़्यादा एलोकेशन देगी उस सेक्टर को गवर्नमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंस अटैच करती है। इसके एग्जाम्पल आपको हम ये देंगे कि अगर आप टैक्सेस किसी सेक्टर पे ज़्यादा लगाएंगे तो उस सेक्टर की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी या कम हो जाएगी, और अगर किसी सेक्टर पे आप टैक्स कम कर देंगे या उसको आप टैक्स एग्जम्पशन दे देंगे, यानी कि उन पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, तो उससे उस सेक्टर की ग्रोथ प्रमोट करने में मदद मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर या इस साल के जो आने वाले बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 18% जीएसटी लगाया जाएगा सोलर पैनल्स के ऊपर जो पाकिस्तान में इंपोर्ट होते हैं। इससे पहले सोलर पैनल्स में कोई टैक्स नहीं था। तो इससे साफ जाहिर है कि गवर्नमेंट जो सोलर एनर्जी है या उसकी ग्रोथ को थोड़ा सा उसको कम करना चाहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग सोलर पैनल खरीद रहे थे, और जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट की अपनी एनर्जी जनरेशन थी जो डिफरेंट सोर्सेज के ज़रिए से होती है, तो उस एनर्जी को की डिमांड जो थी वो कम हो गई थी। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट रियल सेक्टर पे टैक्स लगाती है, यानी कि जो सेक्टर जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, तो इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट रियल सेक्टर की ग्रोथ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती, बल्कि जो स्पेकुलेटिव सेक्टर है जैसे स्टॉक मार्केट आ जाती है या रियल एस्टेट सेक्टर आ जाता है, उसकी को ग्रोथ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। तो जिस सेक्टर पे ज़्यादा टैक्स लगेगा उसका टैक्सेशन का मतलब यह है कि गवर्नमेंट उस सेक्टर की ग्रोथ को ज़रा कम करना चाहती है। इसी तरह गवर्नमेंट के पास चॉइस होती है कि बाज़ दफ़ा गवर्नमेंट जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं उनको टैक्स एग्जम्पशन दे देती है, तो वो चाहती है कि एक्सपोर्ट्स जो है उसके ज़रिए से प्रमोशन हो। गवर्नमेंट के पास ये भी चॉइस होती है कि वो जो इंपोर्ट कंपीटिंग सेक्टर है, यानी कि वो सेक्टर वो गुड्स बनाते हैं जो आप इंपोर्ट करते हैं, उनको अगर टैक्स रिलीफ देती है, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप बजाय एक्सपोर्ट प्रमोशन के गवर्नमेंट इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की तरफ जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम अपने कंट्री में प्रोड्यूस करें। इसी तरह गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, अब गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस सेक्टर को ज़्यादा जो पैसे हैं वो मिलने चाहिए, जो कि उन सेक्टर की ग्रोथ और परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। अब गवर्नमेंट के पास चॉइस होती है कि या कि वो करंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करे या डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करे। करंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए गवर्नमेंट करती है, और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर होता है। इसकी एग्जांपल आपको ये देंगे कि गवर्नमेंट अगर एक हॉस्पिटल बनाती है तो वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन अगर उस हॉस्पिटल में फिर जब वो बन जाता है तो उस पे उसकी जो स्टाफ है उसकी सैलरीज पे या मेडिसिन परचेज पे जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है उसको हम करंट एक्सपेंडिचर कहेंगे। इसी तरह गवर्नमेंट के पास ये भी चॉइस होती है कि वो सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर ज़्यादा करे, डिफेंस पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करे, या एक्सपेंडिचर ज़्यादा सोशल सेक्टर पे करे, एजुकेशन, हेल्थ और सोशल वेलफेयर पे। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं तो गवर्नमेंट को एक चॉइस करनी पड़ती है, और ये चॉइस गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ को इंडिकेट करती है। तो बजट को अगर आपने एक ओवरव्यू समझना है
तो बजट के दो पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 एक्सपेंडिचर और नंबर 2 रिसोर्सेज, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब जो एक्सपेंडिचर है वो आपको बता दिया जैसे कि दो तरह का होता है, एक करंट एक्सपेंडिचर और एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। जब आप रिसोर्सेज पे आते हैं तो रिसोर्सेज भी दो तरह के होते हैं, एक रेवेन्यू रिसोर्सेज होते हैं और दूसरे नॉन रेवेन्यू रिसोर्सेज होती है। रेवेन्यू रिसोर्सेज वो होती है कि रेवेन्यू जो गवर्नमेंट खुद जनरेट करती है, जिसमें टैक्सेस आ जाते हैं, और नॉन टैक्स रेवेन्यू, उसके बारे में डिटेल हम आपको आगे जाके बताएंगे। नॉन रेवेन्यू रिसोर्सेज होते हैं कि गवर्नमेंट खुद तो जनरेट नहीं करती लेकिन दूसरों से जनरली वो बारो करती है, तो उसको हम कैपिटल रिसीट्स का नाम भी जो है वो देते हैं। इस तरह बाज दफ़ा एक और इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है एक्सपेंडिचर की, वो है डिस्क्रेशनरी एंड ऑटोनमस एक्सपेंडिचर। डिस्क्रेशनरी एक्सपेंडिचर वो होता है कि जिसमें गवर्नमेंट के पास काफ़ी डिस्क्रेशन होती है कि किसी खास सेक्टर पे अपनी स्पेंडिंग कम कर दे या ज़्यादा कर दे, तो गिवन द अवेलेबल रिसोर्सेज। बस डेवलपमेंट स्पेंडिंग जो है वो डिस्क्रेशनरी एक्सपेंडिचर, तो जब गवर्नमेंट के पास पैसा कम हो तो डेवलपमेंट स्पेंडिंग कम कर देती है, जब पैसा ज़्यादा आता है, गवर्नमेंट के पास फिजिकल स्पेस होती है, तो वो डेवलपमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज कर देती है, और ये पाकिस्तान में हर साल होता है। दूसरी जो एक्सपेंडिचर की टाइप है उसको कहते हैं ऑटोनमस एक्सपेंडिचर। ऑटोनमस एक्सपेंडिचर वो होता है कि गवर्नमेंट ने वो पैसा खर्च उन रिसोर्सेज पे, उन सेक्टर्स में एक खास अमाउंट जो है, एक मिनिमम अमाउंट जो है वो खर्च करनी ही करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास चॉइस कोई नहीं होती। उसकी कुछ एग्जांपल है कि डिफेंस स्पेंडिंग है, क्योंकि ज़ाहिर है आपने अपना एक क्रेडिबल पाकिस्तान में डिफेंस बनाना है तो डिफेंस पे स्पेंड करना ज़रूरी है, इकोनॉमी की स्टेट जो भी हो। डेट सर्विसिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हर साल जो कर्जा लिया होता है उसको वापस भी करना होता है, और उसको उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी करनी होती है, तो वो भी ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट की, वो करनी है। तीसरी गवर्नमेंट की जनरल गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी होती है, सरकारी मुलाजमीन को जैसे सैलरी दी जाती है, या गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स है उनकी मेंटेनेंस के लिए, और डे टू डे एक्सपेंडिचर, तो ये भी करना ज़रूरी होता है। इकोनॉमी की स्टेट जो भी हो ये स्पेंडिंग जो है वो ज़रूर करेगी। मसलन जो सरकारी मुलाजमीन जो रिटायर हो जाते हैं उनको जो पेंशन मिलती है वो भी गवर्नमेंट ने देनी है, चाहे इकोनॉमी की सिचुएशन जो भी हो, तो उसको कहते हैं ऑटोनमस एक्सपेंडिचर। तो इनमें फ़र्क यह है कि डिस्क्रेशनरी एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट के पास डिस्क्रेशन होती है, ऑटोनमस एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट के पास डिस्क्रेशन बहुत कम होती है, ये ना होने के बराबर होती है। अब पाकिस्तान में दुनिया के और बहुत से कंट्रीज़ की तरह डिफरेंस है फाइनेंशियल ईयर का और कैलेंडर ईयर का। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो हर साल 1 जुलाई को स्टार्ट होता है, और नेक्स्ट ईयर जो है वो 30 जून को ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से जो हमारा बजट आता है उसमें हम 2 सालों का जिक्र करते हैं, क्योंकि 6 मंथ ईच वो हर साल के लेता है। अब जो आने वाला हमारा फाइनेंशियल ईयर जो 1 जुलाई से स्टार्ट होगा उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर 2025-26। इसको आमतौर पे हम ये भी कह सकते हैं कि FY 2026 सिंपली करें, तो इसके जो बजट है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान एक फेडरेशन है और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस के दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, तो प्रोविंसेस को क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, फिजिकल ऑटोनॉमी है, तो उनके अपने भी बजट आते हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का बजट की प्रिपरेशन और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बजट की प्रिपरेशन और उसके पास होने का जो तरीका है वो सिमिलर है। अब बजट की 3 किस्म के बजट हो सकते हैं। पहला होता है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट वो होता है जिसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो बराबर होता है, तो लेकिन प्रैक्टिकली बैलेंस बजट बहुत कम आता है। दूसरा होता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट वो होता है जिसमें गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू से ज़्यादा आता है, गवर्नमेंट खर्च ज़्यादा करती है, अर्न कम करती है। पाकिस्तान में तकरीबन हर साल जो बजट आता है फेडरल गवर्नमेंट का वो डेफिसिट बजट होता है। और तीसरा होता है सरप्लस बजट। इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होता है और गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज़्यादा होता है। तो ये पाकिस्तान में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनका जनरली जो बजट होता है वो सरप्लस में जाता है। अब हम आपको कुछ बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फेडरल बजट के बारे में, वो क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि कोई भी जो टैक्स जो है वो पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद, अप्रूवल के बगैर नहीं लग सकता। इसी वजह से जब बजट पास होता है तो उसको फाइनेंस एक्ट का नाम दिया जाता है, और यहाँ पे पार्लियामेंट से मुराद सिर्फ नेशनल असेंबली है। बजट जो है वो उसके लिए सिर्फ नेशनल असेंबली की अप्रूवल की ज़रूरत होती है, सेनेट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती।
और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस भी बताई गई हैं कि बजट किस फॉर्म में किस तरीके से नेशनल असेंबली में प्रेजेंट किया जाएगा। ट्रांसफ़र टू प्रोविंसेस भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये कि जो इम्पोर्टेंट टैक्सेस हैं जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज करती है और कलेक्ट भी करती है, और बाकी टैक्सेस जो है वो प्रोविंसेस या लोकल गवर्नमेंट करती है। तो उन टैक्सेस में से खास हिस्सा जो है फेडरल गवर्नमेंट जो वो खुद कलेक्ट करती है वो प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र कर देती है। इसको कहते हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के मुताबिक इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट का जो शेयर है जो रिसोर्सेज में उनको हम कहते हैं डिविजिबल पूल, उसमें फेडरल गवर्नमेंट का जो शेयर है वो 42.5% है, और जो प्रोविंसेस का कंबाइंड शेयर जो है वो 57.5% है। फिर उस शेयर में प्रोविंसेस को भी शेयर दिया जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा शेयर पंजाब का है 51%, और सबसे कम शेयर जो है वो बलूचिस्तान का है 9%। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ये भी है क्योंकि केपी में एज ए विक्टिम ऑफ द वॉर ऑन टेरर, तो जो भी फेडरल गवर्नमेंट की जो टैक्स रिसीट्स होती हैं डिविजिबल पूल में जो जाती हैं उसका 1% जो है वो केपी को जाता है। तो पहले वो केपी को 1% देते हैं, उसके बाद जो बचते हैं पैसे वो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर बजट के टाइम पे नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुई भी हो, नेशनल असेंबली एग्जिस्ट ना कर रही हो, तो फिर क्या होगा? इस सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो के आखिर में देंगे। अब हम आपको इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए जो फेडरल बजट है आने वाले साल का उसके बारे में बताएंगे। यह इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये प्रपोज बजट है, क्योंकि फाइनल बजट अप्रूव तभी होगा जब इसको नेशनल असेंबली अप्रूवल दे देगी और प्रेसिडेंट इसको असेंट दे देगी। लेकिन क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की रूलिंग पार्टी की नेशनल असेंबली में अक्सरियत है, मेजॉरिटी होती है, लिहाजा जनरली होता यही है कि जो भी बजट प्रिपेयर होता है वो विद माइनर चेंजेस जो है वो नेशनल असेंबली अप्रूवल दे देती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी बताते जाएं कि प्रेसिडेंट बाकी बिल्स को तो नेशनल असेंबली या पार्लियामेंट पास करती है, उनको वापस भेज सकते हैं, लेकिन वो मनी बिल या बजट को वापस नहीं भेज सकते। तो प्रेसिडेंट की जो अप्रूवल है या कंसेंट है बिल के, वो लाजमी प्रेसिडेंट को देना पड़ती है। इससे पहले कि आगे चले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली मेरे चैनल CSS प्रिपरेशंस को सब्सक्राइब कर लें। अब एक ग्लांस में अगर आप ये देखें बजट आने वाले साल का, तो उसमें आप इस टेबल के आप आखिर में आ जाएं तो आप ये देखेंगे कि टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसोर्सेज बराबर हैं, यानी कि दोनों का साइज़ अगर आप देखें तो ये 17.573 ट्रिलियन रुपीज़ ईच है। ये लाजमी है कि आप अपने एक्सपेंडिचर को और आपके रिसोर्सेज जो हैं उनको बराबर करें। या मैं बात कर रहा हूँ एक्सपेंडिचर और रिसोर्सेज को बराबर करने की, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को बराबर करने की बात नहीं कर रहा। अब एक्सपेंडिचर की तरफ आएँ तो आप ये देखें कि हमारा जो बड़ा एक्सपेंडिचर आ रहा है वो करंट एक्सपेंडिचर पे आ रहा है जो कि 16.28 ट्रिलियन रुपीज़ है। उसके बाद डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो 1 ट्रिलियन है, और नेट लैंडिंग जो है वो 287 बिलियन। नेट लैंडिंग बेसिकली होती है कि जो फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंसेस को और कुछ फेडरल गवर्नमेंट ऑटोनमस डिपार्टमेंट को लैंडिंग लोन भी देती है, तो उस लोन को हम नेट लैंडिंग या फेडरल गवर्नमेंट लैंडिंग कहते हैं। रिसोर्सेज की तरफ आएँ तो जो ग्रोस रेवेन्यू होगा, यानी कि टोटल जो फेडरल गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करेगी वो 19.278 बिलियन होगा। उसमें से प्रोविंसेस को, जैसे आपको बताया नेशनल फाइनेंस कमीशन का, वो शेयर जो है वो प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो बनेगा 8.206 ट्रिलियन। और उसमें से अगर आप माइनस कर दें तो जो नेट रेवेन्यू आ जाएगा फेडरल गवर्नमेंट का वो आ जाएगा 11.07। तो इस नेट रेवेन्यू को पूरा करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बोरोविंग करेगी, जिसको आप नॉन रेवेन्यू रिसोर्सेज कहते हैं, और जिनका वॉल्यूम होगा 6.50 ट्रिलियन। तो ये फिर आपने एंड में देख लिया कि टोटल एक्सपेंडिचर बराबर होंगे टोटल रिसोर्सेज के। अब इसका मतलब ये है कि हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो आप ये देखें कि फेडरल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होगा वो होगा 17.57 ट्रिलियन रुपीज़, जबकि फेडरल गवर्नमेंट का जो नेट रेवेन्यू होगा जिसमें से प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र निकाल दिया जाए तो बनता 11.07। इसका मतलब है फेडरल गवर्नमेंट का जो डेफिसिट होगा, जिसको हम फेडरल डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट आमतौर पे कहते हैं, वो 6.5 ट्रिलियन रुपये होगा। अब इस
फिस्कल डेफिसिट को मीट करने के लिए गवर्नमेंट के पास 3 तरह के रिसोर्सेज होंगे। एक तो वो नेक्स्ट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग होगी, यानी कि गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट से, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन से बोरो करेगी। दूसरी नेट डोमेस्टिक फाइनेंसिंग होगी, गवर्नमेंट अपने लोगों से या बैंक से बोरो करेगी। और तीसरा होगा प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स, गवर्नमेंट जो है वो कुछ जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनको प्राइवेटाइज करेगी। तो सबसे ज़्यादा बड़ा अब सोर्स आप दे सकते हैं फाइनेंसिंग और फिस्कल डेफिसिट का, वो डोमेस्टिक फाइनेंसिंग है। तो अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर की तरफ आए तो आप देखते हैं कि करंट एक्सपेंडिचर का शेयर जो है वो तकरीबन टोटल स्पेंडिंग में 93% है। डेवलपमेंट स्पेंडिंग का सिर्फ उसके मुकाबले में 5.7% है। तो पाकिस्तान को ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री है। अगर आप आज ज़्यादा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे तो उसका हमें कल फ़ायदा होगा। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जिसको मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा, उसकी वजह से हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा नहीं कर सकते। अब करंट एक्सपेंडिचर की अगर आप डिटेल्स देख लें तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर होगा वो इंटरेस्ट पेमेंट पे होगा, डेट सर्विसिंग जिसको आप कहते हैं, जिसका शेयर 46.7% होगा। नंबर 2 डिफेंस है और उसका शेयर टोटल एक्सपेंडिचर में 14.5% है। इसके अलावा ग्रांट्स देती है फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंसेस को, और कुछ और जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको कहते हैं ग्रांट्स। ये ग्रांट ट्रांसफ़र से डिफरेंट है, जो प्रोविंसेस को उनके शेयर के मुताबिक दी जाती है। इसका शेयर तकरीबन 11% होगा। फिर पेंशन और सुपर एनुएशन अलाउंसेस जो है रिटायरमेंट के बाद जो मुलाजमीन को अलाउंस मिलते हैं, उसका शेयर 6% होगा। इसमें सिविल और मिलिट्री दोनों की पेंशन और अलाउंसेस शामिल हैं। सब्सिडीज़ हैं और रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट आ गई, इसका शेयर भी आप देख सकते हैं। अब जिन चीज़ों को मैंने रेड में हाईलाइट किया हुआ है, ये आप इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लें। ये तमाम जो है ये ऑटोनमस एक्सपेंडिचर में आते हैं, यानी कि वो एक्सपेंडिचर जो है जो कि गवर्नमेंट ने करने ही करने, जैसे आपको शुरू में बताया था कि उसकी क्या रीज़न होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे टोटल एक्सपेंडिचर का जो शेयर है में ऑटोनमस एक्सपेंडिचर शेयर है वो 90.5% है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की जो डिस्क्रेशनरी एक्सपेंडिचर है, जहां गवर्नमेंट कम या ज़्यादा कर सकती है, वो 9% से भी कम गवर्नमेंट को फिस्कल स्पेस अवेलेबल है। तो यही वजह है कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बहुत कम होता है, क्योंकि इनके ऊपर हम कमी नहीं कर सकते। अब आप एक्सपेंडिचर में अगर आप चेंज देखें तो पिछले साल के मुकाबले में, तो डिफेंस और ग्रांट्स और पेंशन और अलाउंस में गवर्नमेंट इंक्रीज़ आएगा, बाकी में डिक्रीज़ आता जा रहा है। डिफेंस में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, ज़ाहिर है इसकी बात है कि हमारा इंडिया के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट है और पाकिस्तान एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो उसकी वजह से डिफेंस बजट जो हमारा 20% से ज़्यादा उसमें इंक्रीज़ हुई है। अब हम आते हैं रेवेन्यू सोर्सेज में। रेवेन्यू रिसोर्सेज को हम दो तरह डिवाइड करते हैं। एक FBR टैक्स रेवेन्यू, यानी कि वो फेडरल गवर्नमेंट के टैक्सेज जो FBR कलेक्ट करती है, और दूसरा आ जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। इन दोनों को हम मिला देते हैं तो हमारा ग्रोस रेवेन्यू बन जाता है। उसमें से जब प्रोविंशियल शेयर हम माइनस कर देंगे तो नेट रेवेन्यू बन जाएगा। और टैक्स रेवेन्यू को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस जो होंगे अगले साल जो गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी वो 7.2 ट्रिलियन होंगे, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस और जो डायरेक्ट टैक्सेस होंगे वो 6.9 ट्रिलियन होंगे। अब जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसके में वो 4 तरह के डायरेक्ट टैक्सेस हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़े हैं वो है इनकम एंड वेल्थ टैक्स जो 6.8 ट्रिलियन है। उसके अलावा दूसरा टैक्स है CVT, इसको कहते हैं कैपिटल वैल्यू टैक्स, यानी कि वो ये टैक्स है जो आमतौर पे जो स्टॉक मार्केट में लोग शेयर्स वगैरह खरीदते हैं और उस पर उन्हें जो प्रॉफिट मिलता है उस पर जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसको CVT कहते हैं। तो ये भी CVT है। इसके अलावा वर्कर्स वेलफेयर फंड होते हैं, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगाती है। डायरेक्ट टैक्सेस में होता है कि जो भी अमाउंट डिडक्ट होती है वो एट सोर्स डिडक्ट हो जाती है। जैसे आप हमारी मुलाजमीन की सैलरी में जो चीज़ डिडक्ट होती है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट सेक्टर की हो, तो वो एट सोर्स सैलरी उनकी डिडक्ट हो जाती है, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस 3 तरह के हैं। कस्टम्स ड्यूटीज़ हैं, दूसरा है जनरल सेल्स टैक्स, GST, आप कोई भी चीज़ खरीदते या बाई करते हैं तो आपको GST देना पड़ता है। और तीसरी होती है फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जिसको FED कहते हैं, और ये बेसिकली कंजम्पशन टैक्स होता है जो कि फेडरल गवर्नमेंट लगाती है।
नॉन टैक्स रेवेन्यू आए तो उसकी 4 किस्म की नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं। एक होते हैं लेवीज एंड फीस, दूसरा होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइजेज, गवर्नमेंट के कुछ एंटरप्राइजेज, गवर्नमेंट के एसेट्स होते हैं, उनकी इनकम गवर्नमेंट जनरेट करती है। तीसरा है रिसीट फ्रॉम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उससे उसको या कुछ फ़ी वगैरह चार्ज करती है, पेनल्टीज चार्ज करती है, तो वो आती है। और फिर कुछ मिसलेनियस रिसीट्स आ जाते हैं जिसका आप देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो सोर्स होगा वो होगा रिसीट फ्रॉम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू के मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। रिसीट फ्रॉम गवर्नमेंट फंक्शंस आ जाता है, जैसे गवर्नमेंट जो है पासपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसकी फ़ीस है। नादरा नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, उसकी फ़ीस है। ये हमारे फॉरेन मिशन जो हैं, एम्बेसडरीज और कौंसलेट, वो जो सर्विसेज कुछ प्रोवाइड करते हैं तो उसकी जो फ़ीस वो लेते हैं, वो भी गवर्नमेंट वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाती है। पेट्रोलियम लेवी, जब भी आप पेट्रोल भरवाते हैं तो आपको पेट्रोलियम लेवी देना पड़ती है, तो ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आती है। फिर पीटीए जो है हमारी, वो लाइसेंसेज जो है टेली कम्युनिकेशन का, वो सेल करती है, 4G हो 3G हो, वो एक सोर्स है। फिर फीस एंड पेनल्टीज बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी, मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये कुछ चार्जेस वगैरह पेनल्टीज इम्पोज करता है, वो भी आ जाते हैं। फॉरेन ग्रांट्स, हमें ग्रांट्स मिलती है। ग्रांट्स और लोन में फ़र्क है कि लोन आपको वापस करना पड़ता है विद इंटरेस्ट, लेकिन ग्रांट जो है वो एक गिफ्ट होता है जो आपको वापस नहीं पड़ता। और फिर फाइनली मार्कअप फ्रॉम प्रोविंसेस। मार्कअप फ्रॉम प्रोविंसेस का मतलब है फेडरल गवर्नमेंट कुछ लोन देती है प्रोविंसेस को, तो उन प्रोविंसेस वो लोन्स पे भी जो मार्कअप या इंटरेस्ट लगता है उसको कहते हैं मार्कअप। तो ये कुछ एग्जांपल है नॉन टैक्स रेवेन्यू की। कैपिटल रिसीट में बेसिकली आ जाती है जब आप पूरा लोन वापस आपको मिलता है तो वो कैपिटल रिसीट में आ जाता है। लोन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा, लेकिन जब लोन प्रिंसिपल अमाउंट वापस होगी तो वो कैपिटल रिसीट्स में आ जाती है। इसके अलावा पब्लिक डेट है। पब्लिक डेट दो तरह का होता है, एक परमानेंट डेट और फ्लोटिंग डेट। परमानेंट डेट वो होता है जिसकी जो लॉन्ग टर्म डेट हो। गवर्नमेंट मुख्तलिफ बॉन्ड्स जो है वो इशू करती है, जैसे पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड है या यूरो बॉन्ड्स हैं, तो वो उससे पैसा जो इकट्ठा करती है वो परमानेंट डेट में आ जाता है। फ्लोटिंग डेट होता है शॉर्ट टर्म, 1 साल या 1 साल से कम के लिए, आमतौर पर प्राइस बॉन्ड होता है। फिर गवर्नमेंट टी बिल्स, ट्रेजरी बिल इशू करती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है थ्रू स्टेट बैंक, तो उसमें भी बैंक जो है वो बाय करते हैं और उससे गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। और फिर वो, लेकिन ये पैसा जो है वो गवर्नमेंट वो किसी वक्त भी गवर्नमेंट को वापस सेल कर सकते हैं और गवर्नमेंट हैज़ टू रिटर्न विद द इंटरेस्ट, तो इसको कहते हैं पब्लिक डेट। अब हम उस क्वेश्चन के ऊपर आप वापस आते हैं जो आपसे शुरू में पूछा था कि व्हाट हैपेंस इफ एनएस स्टैंड्स डिसॉल्व, या कि नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो बजट के टाइम के ऊपर, क्योंकि पार्लियामेंट की अप्रूवल के बगैर गवर्नमेंट ना एक पैसा स्पेंड कर सकती है और ना 1 रुपये का टैक्स लगा सकती है। तो उसमें यह है कि फेडरल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाज़त देता है फेडरल गवर्नमेंट को कि अगर पार्लियामेंट नेशनल असेंबली एग्जिस्ट नहीं कर रही तो 4 महीने के लिए वो एक्सपेंडिचर जो है वो ऑथोराइज कर सकती है फेडरल गवर्नमेंट, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि जब नेशनल असेंबली दोबारा आ जाती है तो जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया है वो उस एक्सपेंडिचर को वो नेशनल असेंबली से उसको उसकी अप्रूवल जो है, जिसको कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल, यानी कोई काम हो जाए उसके बाद अप्रूवल वो करवाएगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक प्रोविजन रखी हुई है ताकि गवर्नमेंट जो है स्मूथली चले। रिमेंबर, बजट नहीं होगा तो कोई भी गवर्नमेंट जो है वो एक दिन के लिए भी काम नहीं कर सकती। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल CSS प्रिपरेशंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।